नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जो हैं आने वाले छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती में जो आपके सीडीपी के से 30 नंबर के यानी कि बाल विकास शिक्षण शास्त्र से जो 30 नंबर के प्रश्न आते हैं उनके तैयारी के लिए आज हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आए हैं क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए सीडीपी बहुत आसान हो जाएगा और जो ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है तो उनके लिए वो यही सीडीपी कठिन लगने लगता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न में एक एक कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा और इस तरह के आपके पेपर में अगर प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से डील कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, ताकि हम अपना 30 में से अच्छा स्कोर कर पाएँ हमारा टीचर भर्ती एग्जाम में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र कहता है तो उसका मतलब होता है आपके दिमाग से रिलेटेड, मानसिक योग्यता, मानसिकता से आपके संबंधित होता है। इसी तरह आपका शारीरिक जो होता है, शारीरिक रूप से जो हमको बाह्य रूप से दिखाई देता है उसको शारीरिक क्षेत्र बोलते हैं। और एक होता है सामाजिक क्षेत्र। ये मुख्य 3 क्षेत्र माने जाते हैं। तो नहीं है में जो नहीं है उसको राइट करना है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में आपका ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है आपका कहाँ पर होता है, आपके सीधे दिमाग में तो ही कोई इन्फॉर्मेशन होता है, ज्ञान होता है। और उस ज्ञान को उपयोग कैसे करना होता है, कैसे उपयोग करेंगे हम अपने दिमाग से, मन से सोच कर तो ही उसका अनुप्रयोग करते हैं ना, उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो ये भी इससे संबंधित है। सोचते कैसे हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो ये तो डायरेक्ट रूप से आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। एक जो ऑप्शन है आपका वो जो है आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वो जो होता है मूल्य। मूल्य जो होता है आपका सामाजिक के अंतर्गत आता है, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि अलग अलग समाज के अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ अधिकतर किससे संबंधित हैं। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के जो अलावा हमारा खेल कूद होता है वो किससे संबंधित होता है। पढ़ाई के अलावा जो भी गतिविधि होता है, केवल खेल नहीं, जितने भी अलग अलग और डोमेन हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क का दे दिया, मिट्टी से कुछ बनाने को दे दिया, कुछ कार्य करने को दे दिया, का मानसिक विकास से संबंधित। मानसिक विकास आपका ज़्यादातर फोकस यहाँ पे पाठ्यक्रम से होता है। कह रहा है सह पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम के साथ में कराया जाता है जो गतिविधि, वो किससे संबंधित। तो ये जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आपका सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ कराई जाती हैं। ये तीसरा ऑप्शन को भी देखते हैं, शिक्षण गतिविधि संस्थानों का विकास, छात्रों का व्यावसायिक विकास, ये दोनों जो हैं आपके सर्वांगीण विकास से में के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है तो आपका संस्थान का भी विकास होगा, छात्रों के व्यावसायिक विकास भी होगा, क्योंकि उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर आप तीसरा को देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा में कह रहा है कि भावनात्मक एवं अनुभूति एक दूसरे के खाली स्थान है। अगर कोई बच्चा जो है इमोशनल है तो वो किसी गरीब को देखकर वो स्वयं अनुभूति करेगा, उसको अनुभव होगा कि उसके प्रति उसको संवेदना आएगी, सहानुभूति की, कि ये कैसा गरीब है। मतलब कि जैसा उसका इमोशन रहता है वैसी तरह की उनकी अनुभूति होती है। मतलब ये एक दूसरे से क्या है, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। यानी सही उत्तर हो जाएगा क्या, सी। स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं है, पूरी तरीके से अलग ये भी नहीं है, से संबंधित नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। आपका पॉजिटिव आंसर आंतरिक रूप से जुड़े हुए, भावनात्मक एवं अनुभूति एक दूसरे रूप से जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर चौथा में कह रहा है कि जो है एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के तहत किस ग्रेड से संबंधित हैं, ये प्रश्न में आपको पूछा गया है। तो आपको इस ऑप्शन को आप ऐसे ही लगा लेंगे। आप पहले ये चार्ट देख लीजिए। आप अगर कोई बच्चा है जो है 91 से 100 नंबर स्कोर करता है तो उसे हम
A1 ग्रेड देते हैं। 81 से 90 देते हैं, अगर कोई पाया लिया तो उसे A2। 71 से 80 का किया तो B1 और 61 से अगर 70 किया तो B2। साथ ही आपका देखेंगे 51 से 60 अगर कर रहे हैं तो C1। 41 से 50 C2। 33 से 40 D। अगर बच्चा 33 को आप जानते हैं 33 से नीचे अगर हो गया तो फेल कहलाता है, उसको आपको जो है E1 और E2 कहते हैं। प्रश्न में आप देखिएगा नंबर पाया है 47, तब बताइए कौन सा ग्रेड उसको मिला है, किस कौन सा संबंधित है। तो आप देखेंगे 47 के लिए हम C2 का उपयोग करते हैं, ये उससे संबंधित है। और अगर B2 रहता तो ये कितना हो जाता है आपका 60 से लेकर 70 के बीच में रहेगा। और ये C1 जो आपका रहेगा आपका 50 से लेकर 60 के बीच में रहेगा। और ये कैसा है 40 से लेकर 50 के बीच में, और यही बीच में आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर 5वें की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5वां भी आपका CCE से है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भित जो कौन सा चीज़ है पूछा गया है, मतलब संदर्भित करते हैं ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन को आप पढ़िए। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन करना है, क्या उससे संबंधित है। CDP में आप एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन चुनने हैं जो सभी ऑप्शन को सम्मिलित कर रहा हो और वो प्रश्न के साथ सटीक रूप से जुड़ रहा हो वही ऑप्शन आपका सही होगा। हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको उसी के साथ जाना है जो अधिक पॉजिटिव हो और उस प्रश्न के संगत बैठ रहा हो। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों का नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। सबसे पॉजिटिव और सबसे सटीक आप कहेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित, क्योंकि सतत मतलब कंटिन्यूअस मूल्यांकन होना चाहिए, यहाँ पे नियमित मूल्यांकन हो रहा है। एवं व्यापक मूल्यांकन सभी डोमेन की मूल्यांकन बच्चों का, जैसे कि मैंने पहला प्रश्न में बताया आपका अलग अलग डोमेन में विकास होता है, जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। तो सभी इसी तरह के सभी पहलुओं का अगर विकास पे जांच करना है तो उसके लिए हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोग करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वां का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अच्छा है। अच्छा तरीका बताना है, उसके उपलब्धि का अगर पता करना है तो सतत मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे अगर बच्चों की उपलब्धि को अगर जांचना है, अच्छे तरीके से जांचना है, तो आपको उसको कंटिन्यूअस मूल्यांकन करना होगा। क्योंकि अगर आपने त्रैमासिक कर लिया तो हो सकता है बच्चा उस टाइम सीखा ना हो, वो वार्षिक में मिल जाए। जब आप वार्षिक एक बार कर रहे हैं तो अगर वो इस शुरुआती समय में अच्छा प्रदर्शन कर रहा होगा, लेकिन वो उतने देर तक कंटिन्यूसी के साथ पढ़ नहीं पाया, इसलिए वह कमज़ोर हो गया, ध्यान नहीं दिया गया। तो आपको बच्चों को सतत रूप से उसका मूल्यांकन करना है कि उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, उसमें क्या कमी है, उसको सुधारते हुए वो उसको आगे बढ़ाना है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका मूल्यांकन हमेशा सतत होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए, ये NCF भी कहता है। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे 7वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा का जो वातावरण है उसे खालिस्तान बनाने की कोशिश करना है। तो आप अगर शिक्षक बनेंगे तो आप अपना वातावरण कैसे रखेंगे। पहला ऑप्शन है सहयोग देने वाला, बहुत ही पॉजिटिव आंसर है। अब अगर टीचर हैं तो अपना कक्षा ऐसे ही देंगे ना कि बच्चों को सहायता मिले, इसीलिए तो हम शिक्षक हैं। सही। और NCF भी कहते हैं कि जो शिक्षक जो होता है बच्चों के लिए सुविधादाता के रूप में होता है। प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी हो, जी हाँ, हर बच्चे को बोलने का अवसर मिले, हर बच्चों पर ध्यान दिया जाए, सब अपनी बातें बेझिझक बोल सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि केवल टॉपर बच्चा है वो बस बोलेगा, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको बोलने नहीं दोगे, डांटोगे, ऐसा नहीं है। सब बच्चों को समान रूप से आगे ले जाना है।
मित्रवत रहेगा, जी हाँ, फ्रेंडली होगा, आप उससे रूठे हुए आप टीचर हैं ऐसा टाइप के आप में वो भाव नहीं होने चाहिए, बल्कि उसको एक दोस्त के रूप में उनके जो कमियां हैं उसको जानते हुए उसमें सुधार करते हुए बच्चों को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। तो इस हिसाब से तीनों आंसर सही हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे जाते हैं 8वां में। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि बच्चों में सबसे अधिक वह कौन सा स्वभाव पाया जाता है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सभी ऑप्शन है सभी ऑप्शन बच्चों के होते हैं और सही बात है। वो खेलना भी पसंद करते हैं, अनुकरण भी करते हैं, अध्ययन करने का और झगड़ा करने का। अध्ययन करने का थोड़ा कम होता है, लेकिन अध्ययन तो करते हैं ना बच्चे। तो पूछा क्या गया है, सबसे अधिक जो है उसका स्वभाव किस में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। आप जैसे बोलोगे आपका वैसे ही वो बोलेगा, आप जैसे चलोगे उस तरह के वो नकल करेगा। मतलब अनुकरण करने की जो स्वभाव होता है वो बच्चों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक बच्चा जो है रचनात्मकता पर औसत है, मतलब क्रिएटिविटी जो है एवरेज है, शैक्षिक जो उपलब्धि है वो उच्च है, यानी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, सामाजिक विकास में खराब है। मतलब कि जो है वो जो है समाज से अच्छा से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो बच्चा जो है समाज में मिलना जुलना उसको पसंद नहीं है, वो स्वयं में लीन रहता है, खुद में डूबा रहता है, खुद से ही बातें करते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता दूसरों के साथ रहना। तो आप इस सबसे पहले ये जानिएगा, इंट्रा व्यक्तिगत, इंटर व्यक्तिगत, इंट्रापर्सनल एवं इंटरपर्सनल क्या होता है। इंटरपर्सनल व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो समाज में रहना पसंद है, उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बातें करना बहुत पसंद है, थोड़ा चंचल स्वभाव के व्यक्ति इस तरह के होते हैं। और जो पर्सनल व्यक्ति हैं, जिसे जो स्वयं में ले रहते हैं, उसे दूसरों से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, उसे हम इंट्रा व्यक्तित्व कहते हैं, इंट्रा पर्सनल व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक जो विकास है उसमें खराब है, तो वो जो है स्वयं में लीन है, दूसरों से बात करना उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो उसमें अंतर आपका क्या हो जाएगा, इंट्रा व्यक्तिकरण अंतर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न नंबर 10वां को देखते हैं। आप याद रखिएगा, जो समावेशी शिक्षा है इससे आपके कंफर्म है 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न आपके आना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। और समावेशी शिक्षा में आप ये वह होता है जिसमें असमान बालक एक साथ मिलकर बैठकर एक साथ मिलकर उसको अध्ययन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें भेदभाव नहीं होता। बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। तो समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है। मतलब समावेशी से शिक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए। ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक रहेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, ये भी होनी चाहिए। एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना है। ये नेगेटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के बालक, चाहे वो पिछड़ा बालक हो या फिर एक सामान्य बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, ऐसे सभी बालकों को एक साथ अगर हम शिक्षा देने की बात कहते हैं तो वहाँ पे हमारा समावेशी शिक्षा आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, जो बच्चों को कहे, माता पिता को कहेंगे कि उसे विशेष विद्यालय भेज दें, ये नेगेटिव हो रहा है समावेशी शिक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और 4 को भी देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन को। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि प्रशिक्षित परामर्शदाता, यानी कि एक ट्रेन बेस्ड काउंसलर होना चाहिए, जो बच्चों की समस्याओं को फाइंड कर पाए, उसकी क्या कमी है उसको देख पाए, उसके हिसाब से उनको शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। ये आपका प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 11वां देखिए। प्रश्न नंबर 11वां भी आपका समावेशी शिक्षा से ही संबंधित है। प्रश्न में कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष
हो सकता है, किसी भी शिक्षा में हो सकता है मानसिक विकास जो है, तो ये अधिक सकारात्मक पक्ष नहीं होगा समावेशी शिक्षा का। दूसरा है सामाजिक कौशल विकास आसानी से होता है, ये बहुत ही उससे संबंधित है समावेशी शिक्षा के। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें एक साथ बच्चों को मिला के पढ़ाते हैं, मतलब कि एक अच्छा समाज स्कूल में ही उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से हो पाए। समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य होता है कि जो बच्चे को जो आता है वो जो बच्चों को नहीं आता वो आपस में मिलकर पढ़ाई करें। इस तरह की शिक्षा से वो स्वयं आगे बढ़ेंगे, साथ ही एक अच्छे समाज का भी वो आगे चल के निर्माण करेंगे। तीसरा ऑप्शन है गत्यात्मक कौशल का विकास, नैतिक विकास, ये भी उसके हिस्से हैं, लेकिन सबसे जो रिलेवेंट बैठ रहा है उस जो प्रश्न नंबर 11 से समावेशी शिक्षा से, वो जो है आपका सामाजिक कौशल का विकास जो है आसानी से यहाँ पे होता है। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप जानते हैं आरटीई राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपका आरटीई 2009, उसमें आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है, जिसमें आपको लड़का लड़की गरीब अमीर नहीं देखना है, सबको पढ़ाना है, सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है, निःशुल्क देना है, इसकी बात कही गई है। तो यहाँ ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन आपको देखेंगे प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात है। समता एवं समानता, ये सबसे पॉजिटिव है और इससे संबंधित है आपका, क्योंकि समान रूप से सबको शिक्षा दे रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और समान सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मतलब समता और समानता इसकी प्रतिनिधित्व करेगा। सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी सही है। विभिन्न जरूरतों के पूरे, ये तीनों जो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर बी में सम्मिलित हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा का आदर्श है, यानी उसकी विशेषता क्या है? एक आदर्श विशेषता तो जो है आपका पहला ऑप्शन है विशेष रूप से सुसज्जित, बहुत ही सकारात्मक सेंटेंस यहाँ पे दिखे हैं। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अलग से स्थित नहीं करना है, क्योंकि आपको समावेशी शिक्षा देना है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, तो अलग से तो उससे सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करके, नहीं, अगर आप कोई हिंदी बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई तमिल बोल रहे हैं, सभी बच्चों को एक ही तराजू में तौल देंगे। आप कहेंगे कि हम तमिल में पढ़ाएंगे, आप कुछ भी बोलिए, ऐसा नहीं कर सकते। यानी अलग अलग विद्यार्थियों की जो विशेषता हैं उसके आधार पे हम उसको सुविधा देंगे, उसके अनुसार हम उसको टीचिंग देंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नियमित शिक्षकों की मदद के लिए हम अतिरिक्त शिक्षक ये तो सरासर नकारात्मक हो जाएगा कि टीचर हैं उसको और मदद के लिए और टीचर दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है विशेष रूप से उसे क्या करना है, सुसज्जित होना आपका विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा की एक अच्छा विशेषता है। प्रश्न नंबर अगले देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है? तो आप जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है यदि एक शिक्षक को शिक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना है? अगर कोई बच्चा समस्यात्मक हो है तो उसे, यानी पीछे में बैठ के कुछ भी आवाज़ निकाल रहा है, वो पढ़ाई में ठीक से पढ़ नहीं रहा है और बाकियों को डिस्टर्ब कर रहा है, एक समस्या क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे तुरंत घर भेज देंगे? ये तो नकारात्मक है भैया, आप पढ़ाने गए हो, आप बच्चे को भगा नहीं सकते। दूसरा है बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, नहीं क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी स्वयं उसका भी समय खराब हो रहा है, तो आप ध्यान तो उस पर देंगे। तीसरा उसे दंडित किया जाएगा, ये भी गलत है, नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही पॉजिटिव है, परामर्श देंगे, काउंसलिंग करेंगे, समस्या को जानने का प्रयास करेंगे कि वो बच्चा ऐसा हरकत क्यों कर रहा है, क्या समस्या आ रही है, इस हिसाब से हम उसकी समस्या को पहचान के उसे निदान करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 15 का। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है?
सबसे इजी प्रश्न और आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे आसानी से दे लेंगे। आपके जो समाज हैं, परिवार हैं, विद्यालय हैं, ये सभी आपके जो हैं एक बच्चे पर प्रभाव डालता है, उसके विकास पर उसका प्रभाव रहता है। ये तीनों आपके सही हो जाएगा। और आप ये बताइए यहाँ पे प्राइमरी समाजीकरण एजेंट कौन सा है? प्राथमिक समाजीकरण के तत्व कौन से हैं यहाँ पे प्राथमिक जो होगा आपका परिवार यहाँ पे प्राथमिक है, और समाज और जो विद्यालय है आपका द्वितीयक समाजीकरण के तत्व हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि शारीरिक विकास के संबंधित जो कौन सा तत्व नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे शारीरिक जो विकास है उससे संबंधित शारीरिक विकास जो है हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि उसका हाइट बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है। इस तरह के जो विकास हैं वो शारीरिक विकास होते हैं। तो यहाँ पे शरीर का भार बढ़ना आपको दिखाई देगा, ये शारीरिक विकास से संबंधित है। कंकाल तंत्र यानी आपके हड्डी बढ़ रहे हैं, आपकी शरीर लंबाई बढ़ रही है, मतलब आपकी हड्डी बढ़ रही है, कंकाल तंत्र बढ़ रहा है, ये भी आपका शारीरिक विकास से संबंधित है। मांसपेशियों के विकास वृद्धि, ये भी आपका शारीरिक विकास से संबंधित है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि से, ये आपका मानसिक यानी संवेगात्मक विकास से संबंधित है बुद्धि से, बुद्धि जो है। तो यहाँ पे विकास से भी काफ़ी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट विकास वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। और बुद्धि जो होता है आपका किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो और यहाँ पे शारीरिक विकास पूछा था, तो यही आपका यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अलग दिख रहा है। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। कह रहा है वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करेगा? मतलब जो माता पिता से जो बच्चे में जो जीन्स आता है उसके प्रभाव के अलावा वह कौन सी चीज़ है, एलिमेंट है जो इंसान को, बच्चों को प्रभावित करता है? तो जो मूल प्रवृत्ति जो उसका होगा वो जीन्स का होगा। जैसे कि माता पिता अगर हंसमुख मिजाज के हैं तो ज़्यादातर केसेस में बच्चा भी हंसमुख मिजाज का हो जाता है। वंशानुक्रम हेरिडिटी भी उससे ही संबंधित है। ये दोनों के अलावा जो है आपका वातावरण भी आप विकास को प्रभावित करता है, बच्चों को प्रभावित करता है। तो ये अतिरिक्त ये एजेंट हैं, क्योंकि जो हेरिडिटी होता है और इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि आनुवंशिकता और वातावरण विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वातावरण। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि एक प्रतिभाशाली का छात्र का विशेषता कौन से हैं? छात्र हैं, कौन से छात्र हैं? प्रतिभाशाली आप जानते हैं जो हर चीज़ में आगे रहता है, पढ़ाई में, खेल कूद में, सभी डोमेन में लगभग बहुत अच्छा प्रदर्शन उसको दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है उनकी ज़रूरतों के प्रति मुखर नहीं हो तो मुखर होता है, ये तो ऑप्शन काट दूं। अपने निर्णयों में स्वतंत्र होता है, ये सही बात है। वो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए ज़्यादातर स्वतंत्र होते हैं और लेना भी पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 19 कह रहा है कि शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं, शिक्षक से हालांकि वो अलग भी पढ़ता है बट शिक्षकों के साथ भी अच्छे से कोऑपरेट वो कर लेता है। तो शिक्षक से स्वतंत्र, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंतर्मुखी स्वभाव, जी हाँ, अंतर्मुखी एवं बाह्यमुखी दोनों इसका स्वभाव हो सकता है और रहता है दोनों, क्योंकि समाज के साथ भी अच्छा इंटरेक्ट करेगा, खुद के साथ भी अच्छा इंटरेक्ट करेगा। तो ये अभी भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। हमने पूर्व में पढ़ा था इंट्रापर्सनल एवं इंटरपर्सनल, यानी कि अंतर्मुखी स्वभाव है। अंतर्मुखी का मतलब कि इंटरपर्सनल हो जाएगा और अंतर्मुखी जो है होगा वो इंट्रापर्सनल व्यक्ति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां जो कह रहा है इसका आंसर बताया ना, हाँ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, आपके सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20वां में कह रहे हैं आपका कि साले आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी हैं। किस चीज़ में उपयोग आता है आपका? CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। CCE किस में उपयोग आता है? मानसिक तनाव कम करने में,
जी हाँ, ये भी राइट है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं, त्रैमासिक और मासिक अर्धवार्षिक नहीं लिए हैं, तो बच्चा जो है थोड़ा-सा दबाव में रहता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा, मेरा नंबर कैसे आएगा, इसको मैं कमज़ोर हूँ, कितना कमज़ोर हूँ या फिर कितना होशियार हूँ, वो जज नहीं कर पाता अपने आप को, और उस हिसाब से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। और कंटिन्यूअस अंडर कॉम्प्रिहेंशन में हम देखते हैं कि सतत मूल्यांकन हो रहा है, तो उस बच्चे को पता होता है कि मेरी तैयारी कैसी है, मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितने करने की ज़रूरत है। तो मतलब ये तनाव कम करने की तो उपयोगी है। दूसरा है मूल्यांकनों को नियमित करने की, ये भी सही है कि सतत मतलब कंटिन्यूअस खुद है कि नियमित मूल्यांकन करना है। सी, अपने कार्यों को जांचने के लिए, ये भी उपयोगी है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी हैं। ये सभी तीनों जो ऑप्शन हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपके 20 प्रश्न जो कि आपके सीडीपी से थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो आप जो इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको ऐसे तैयारी करवाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद।